कहानी की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के समय से। यहां हम देखते हैं एक जापानी व्यापारी सेटो, जिसे कुछ और बंदी लोगों के साथ पकड़कर जापान वापस भेजा जा रहा है ताकि उनसे जबरी काम करवाया जा सके। सेटो को बाकी कैदियों से अलग रखा गया था। कुछ समय बाद दो पहरेदार उसे जहाज के कमांडर के पास ले जाते हैं। कमांडर उसे गुस्से से देखता है और कहता है, अपने देश से गद्दारी करना माफ नहीं किया जा सकता। मौत की सजा भी तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। तुम्हारा जुर्म इससे कहीं बड़ा है। तभी कुछ और सैनिक एक और कैदी को लेकर आते हैं। उसका नाम था ब्रॉन्सन, जो ब्रिटेन से था और जापानियों से बेहद नफरत करता था। कमांडर अब अपनी योजना बताता है। वो कहता है कि अब दोनों को जिंदगी भर एक साथ जंजीरों में बांधकर रखा जाएगा और इन्हीं हालातों में उनकी मौत होगी। सैनिक आगे बढ़ते हैं और दोनों के पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। तभी अचानक दुश्मनों का हमला हो जाता है। जहाज पर गोलियां चलने लगती है और सभी कैदी बगावत कर देते हैं। इस अफरातफरी के बीच ब्रॉन्सन और सेटो मौका पाकर भागने की कोशिश करते हैं और सैनिकों से भिड़ जाते हैं। इसी दौरान एक पनडुब्बी जहाज के पास आ जाती है। पनडुब्बी ने जहाज पर मिसाइल दाग दी और अचानक हुए इस हमले में लगभग सभी लोग मारे गए। सिर्फ कमांडर और दो कैदी, सेटो और ब्रॉन्सन, ही जिंदा बचे। कमांडर ने बंदूक निकाली ताकि वो दोनों को भी खत्म कर दे, लेकिन जहाज के फटने से ठीक पहले ब्रॉन्सन ने सेटो को खींचकर समंदर में कूद जाने को कहा। दोनों पानी में गिर गए। अगले दिन जब सेटो की आंख खुली तो उसे लगा कि ये सब सपना था, पर जब उसने अपने पैर में बंधी जंजीरें देखीं तो उसे एहसास हुआ कि सब कुछ सच था। वो ब्रॉन्सन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश पड़ा रहता है। सेटो उसकी बंदूक उठा लेता है। वो सोच ही रहा था कि ब्रॉन्सन को मारकर खुद को आजाद कर ले। तभी अचानक ब्रॉन्सन उठकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। समुद्र किनारे ये झगड़ा चल ही रहा होता है कि पानी के अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। ब्रॉन्सन कोशिश करता है कि सेटो को समुद्र में धक्का दे दे, लेकिन सेटो के घायल पैर से खून बहने लगता है। उस खून की गंध से समंदर के अंदर छिपा एक भयानक जीव बाहर आने लगता है। वो राक्षस अचानक ब्रॉन्सन को पकड़कर खींच लेता है और उस पर हमला कर देता है। वो जीव बेहद तेज और खतरनाक पंजों वाला था। सेटो ने तुरंत बंदूक उठाई और ब्रॉन्सन की तरफ निशाना साधा, लेकिन तभी सेटो ने बंदूक उठाई और राक्षस की तरफ गोली चलाई, लेकिन गोली लगने से पहले ही वो जीव समंदर में वापस गायब हो गया। अब ब्रॉन्सन घायल हो चुका था। दोनों को समझ आ गया कि इस टापू पर उनकी दुश्मनी से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज मौजूद है। उन्होंने फैसला किया कि अब वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे। दोनों ने समझौता किया कि साथ मिलकर जिंदा रहना ही अब उनकी पहली जरूरत है। थोड़ी देर बाद ब्रॉन्सन ने पूछा, वो क्या चीज थी? क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? वो कैसा राक्षस था? लेकिन दोनों की भाषा अलग थी, इसलिए सेटो बस ऐसा दिखाने लगा जैसे वो सब समझ गया हो। सेटो उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। सेटो कुछ देर चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि अब इस जगह से भागने का कोई रास्ता है या नहीं। लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उसने सोचा कि अब मरना ही उसकी किस्मत है। वो अपनी जान लेने ही वाला था कि ब्रॉन्सन ने उसे रोक लिया। वो बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर उसने अपनी बंदूक से आखिरी गोली निकाली, सेटो को दी और कहा, हमें उस राक्षस से मिलकर लड़ना होगा, साथ में। इसके बाद दोनों को समुद्र किनारे कुछ चीजें पड़ी मिलीं, जिनमें सिगरेट का पैकेट और कुछ सामान शामिल था। ब्रॉन्सन ने वो चीजें सेटो को दीं, लेकिन सेटो ने लेने से मना कर दिया। उसकी आंखों में गहरा दुख और थकान झलक रही थी। ब्रॉन्सन कुछ और काम की चीजें ढूंढ रहा था। तभी उसे एक युवा सैनिक की लाश मिली। वो उसका ही साथी था। उसे देखकर ब्रॉन्सन की आंखों से आंसू निकल आए। फिर गुस्से में उसने कहा, अगर जापान ने ये जंग शुरू की होती तो ये बेचारा आज जिंदा होता। सेटो शायद उसकी एक भी बात नहीं समझ पाया, लेकिन वो उसका दर्द महसूस कर सकता था। सेटो ने चुपचाप ब्रॉन्सन को पानी दिया। ब्रॉन्सन ने वो पानी पिया। फिर दोनों ने रात गुजारने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, दोनों ने मिलकर रात बिताने के लिए एक छोटा सा कैंप तैयार किया। ब्रॉन्सन ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन पैरों में बंधी जंजीरों की वजह से दर्द हो रहा था। सेटो ने उसे एक मरे हुए सैनिक का ढीला जूता देने की कोशिश की, पर ब्रॉन्सन ने लेने से मना कर दिया। कहा कि वो जापानी चीजों को छूना नहीं चाहता। ब्रॉन्सन को बहुत भूख लगी थी, तो सेटो ने उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम किया।
समुद्र के केकड़े पकाए। दोनों ने साथ बैठकर वो केकड़े खाए और धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगे। ब्रॉन्सन ने धीरे धीरे इशारों में अपनी बात समझाई। सेटो को थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। उसने तो उसका नाम लेना भी सीख लिया। फिर ब्रॉन्सन ने पूछा, अब इन जंजीरों का क्या करेंगे? सेटो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। ब्रॉन्सन ने जंजीरें काटने के लिए एक हथियार बनाया, लेकिन वो कोशिश करके भी उसे तोड़ नहीं पाया। तभी सेटो ने अपने पैर से जंजीर के कमजोर हिस्से की तरफ इशारा किया। 2 बार में ही जंजीर खुल गई। अब बारी सेटो की थी। उसने ब्रॉन्सन से हथियार मांगा। ब्रॉन्सन थोड़ा डर गया, पर फिर भी उसने उस पर भरोसा किया। सेटो ने ब्रॉन्सन के पैरों के पास की जंजीर पर वार करना शुरू किया। ब्रॉन्सन ने घबराकर कहा, भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आंखें बंद कर लेता हूं। सेटो हल्का सा हंसा और एक ही वार में ब्रॉन्सन को आजाद कर दिया। दोनों बहुत खुश थे कि अब वो आजाद है और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। खुशी के मारे दोनों उछलने कूदने लगे, लेकिन उनकी आवाजों ने अंधेरे में छिपे किसी अजीब जीव का ध्यान खींच लिया। दोनों ने अपने हथियार उठा लिए और देखने निकल पड़े। उन्हें जमीन पर कुछ पैरों के निशान मिले। तभी पीछे से एक आवाज आई। जब उन्होंने मुड़कर देखा, तो वहां 2 जापानी सैनिक एक कैदी को लेकर खड़े थे। ब्रॉन्सन को शक हुआ कि सेटो शायद उनका साथ देगा, लेकिन सेटो ने उसका भरोसा जीतने की कोशिश की। उसने अपना हथियार ब्रॉन्सन को दे दिया और कहा, तुम छिप जाओ। सेटो वहीं रुक गया और ध्यान से सामने देखने लगा। उसी समय खाना उबल रहा था। तभी एक सैनिक को खाने की खुशबू आती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है देखने के लिए, लेकिन सामने सेटो खड़ा होता है। सैनिक घबराकर कहता है, कृपया गोली मत चलाना। दूसरी तरफ ब्रॉन्सन दूर से यह सब देख रहा होता है। सैनिकों को यह नहीं पता था कि सेटो को अब देशद्रोही माना जा चुका है, इसलिए वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ब्रॉन्सन को अब भी यकीन नहीं था। उसे लगता है असल खतरा तो उनके पीछे छिपा है। उसी वक्त ब्रॉन्सन को एहसास होता है कि समुद्र का वो डरावना जीव अब उसी के पीछे है। लेकिन जब वो फिर आंखें खोलता है, वो डरावना समुद्री जीव गायब हो चुका होता है। तभी एक जापानी सैनिक सेटो से पूछता है, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यहां कोई और नहीं है? सेटो जवाब देता है, हां, मैं ही अकेला बचा हूं। लेकिन सैनिकों को कुछ शक होता है, क्योंकि उन्हें वहां ब्रॉन्सन की कुछ चीजें और कपड़े मिले थे। फिर जब उन्होंने सेटो की टांग से कपड़ा हटाया, तो उन्हें घाव देखकर पता चल गया कि गद्दार वही है। सैनिकों ने सेटो से पूछा, वो दुश्मन कहाँ है? सेटो बोला, वो मर चुका है। उसने जमीन की ओर इशारा किया, जहां ब्रॉन्सन के दोस्त की कब्र बनी थी, वो जवान सैनिक जिसे उन्होंने दफनाया था। तभी एक और सैनिक गुस्से में चिल्लाया। उसने धमकी दी कि अगर सेटो ने सच्चाई नहीं बताई, तो वो उसका गला काट देगा। इतने में एक तेज, डरावनी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। अभी एक सैनिक ने एक छोटे सिपाही से कहा, जाकर देखो ये आवाज किस चीज की है। वो सिपाही ब्रॉन्सन की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक एक भयंकर दहाड़ ने सबका ध्यान भटका दिया। एक सैनिक जंगल के रास्ते चलते हुए एक गुफा के पास पहुंचा। बिना सोचे समझे वो अंदर चला गया। उसे क्या पता था कि राक्षस 2 चट्टानों के बीच छिपा बैठा है। जैसे ही सैनिक अंदर गया, उसे एहसास हुआ कि वो जीव उसके पीछे ही है। वो घबराकर अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। अचानक एक भयानक वार में उस सैनिक का हाथ कटकर गिर जाता है। उसकी चीख पूरे द्वीप में गूंज उठती है। आवाज सुनकर वो समझता है कि ये सेटो ने किया है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी ब्रॉन्सन पहुंचता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। ब्रॉन्सन अब उसे गोली मारने ही वाला होता है। अचानक वो भयानक जीव घायल सैनिक का सिर काट देता है और उसे जोर से बाकी लोगों की तरफ फेंक देता है। ये नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और 2 सैनिक डर के मारे छिप जाते हैं। लेकिन वो दानव रुकता नहीं। वो जख्मी सैनिक के पास पहुंचकर उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरा कैदी भागने की कोशिश करता है, मगर वो भी उस राक्षस के हाथों बुरी तरह मारा जाता है। दूर खड़े ब्रॉन्सन और सेटो ये सब देखकर डर जाते हैं और वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी वो जीव उन्हें देख लेता है और उनके पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों जंगल की तरफ भागते हैं और सेटो रास्ता साफ करने के लिए अपनी मशेटी, चाकू जैसा हथियार से पौधों को काटता जाता है। भागते हुए ब्रॉन्सन कहता है, मेरे पास एक प्लान है। वे रुकने ही वाले होते हैं,
लेकिन सैटो कुछ और सोच रहा होता है। सैटो कुछ समझ नहीं पाया और आगे बढ़ता गया। पीछे ब्रॉन्सन ठोकर खाकर गिर जाता है और वो जीव अब उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। ब्रॉन्सन ने गन उठाकर फायर किया, लेकिन गोली निशाने से चूक गई। उसकी आखिरी गोली भी बेकार चली गई। तभी उस भयानक जीव ने ब्रॉन्सन का गला पकड़ लिया और अपनी तेज पंजेदार हथेली उठाई ताकि उसे खत्म कर सके। लेकिन उसी वक्त सैटो वापस लौट आया और उसने उस जीव पर पीछे से वार कर दिया। इससे ब्रॉन्सन को छुटकारा मिल गया और वह मौत के मुंह से बाल बाल बच गया। दोनों ने मौके का फायदा उठाया और भागने की कोशिश की, मगर फिसलकर एक गलियारे में गिर पड़े, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अगले दिन जब उनकी आंखें खुलीं, वे खुद को बहुत बुरी हालत में पाते हैं। नदी का पानी पीने के बाद सैटो फिर से अपने साथी ब्रॉन्सन को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ ब्रॉन्सन भी ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहा था। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। शाम होने लगी और दोनों ने एक दूसरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे मिल नहीं पाए। इस बीच ब्रॉन्सन एक झरने के पास पहुंचा और वहां थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने सिर घुमाया तो देखा वहां एक बड़ा मगरमच्छ था। कोई रास्ता न देखकर ब्रॉन्सन एकदम स्थिर लेट गया। मगरमच्छ ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे पानी में वापस चला गया। इधर जॉनसन अब भी डरा हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और तभी उसकी नजर पड़ी उस भयानक जीव पर। वो जीव अपने घावों का इलाज कर रहा था, अपने जख्मों पर कुछ लगा रहा था। ब्रॉन्सन ने यह देखकर हैरानी से महसूस किया कि ये कोई बेवकूफ राक्षस नहीं है। ये सोच सकता है, समझ सकता है और खुद को ठीक भी कर सकता है। अचानक एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने उसे पकड़कर पानी में घसीट लिया। पानी तुरंत लाल हो गया और कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि राक्षस डूब गया है। लेकिन तभी वो पानी से बाहर निकला और मगरमच्छ को दो टुकड़ों में फाड़ दिया। यह नजारा देखकर ब्रॉन्सन डर से कांप उठा। उधर सैटो को एक पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। डर के मारे सैटो लड़खड़ाया और एक गड्ढे में गिर पड़ा। अंदर जाकर उसने देखा वहां एक और वैसा ही राक्षस पड़ा था, जिसका सिर कटा हुआ था। वो डर गया, लेकिन फिर समझ गया कि ये राक्षस पहले ही मर चुका है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने वहां पड़ी चीजें खंगालनी शुरू कीं। उसे एक लाश मिली जिसके हाथ में बंदूक थी। पास जमीन पर गोलियों के खोल पड़े थे। ये देखकर सैटो समझ गया कि शायद इसी आदमी ने उस राक्षस को मारा होगा। उसने वो बंदूक उठा ली। अब उसके पास तलवार भी थी और पिस्तौल भी। रास्ते में चलते हुए उसे एक टूटे हुए हवाई जहाज का मलबा मिला। वो जहाज आधा पानी में डूबा हुआ था। सैटो तैरकर उसके पास गया और अंदर जाने लगा। अंदर उसे कुछ अजीब चीजें दिखीं। इसी बीच ब्रॉन्सन को भी जहाज का एक और हिस्सा मिला। वो भी उसे देखने पहुंच गया। अंदर जाने से पहले उसने टूटे फूटे लोहे के टुकड़ों से एक हथियार बना लिया। अंदर जाकर उसे एक फ्लेयर गन, लाइटर, सिगरेट और कुछ छोटी चीजें मिलीं। जब वो बाहर निकलने ही वाला था तो उसकी नजर हवाई जहाज के पंख पर चिपकी किसी चीज पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया वो एक बम था। बम देखकर उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो बैठ गया, सिगरेट जलाकर सोचने लगा। पीछे मुड़कर देखता है तो सैटो खड़ा होता है, डरा हुआ और कांपता हुआ। सैटो कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। दोनों एक गुफा के अंदर जाते हैं। सैटो एक अजीब सी चीज की ओर इशारा करता है। वहां एक और मादा राक्षस बैठी होती है, जो एक अंडे की रखवाली कर रही होती है। ब्रॉन्सन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। सैटो उसे चेतावनी देता है, ये मादा है, दूर रहो। ये अपने घर और बच्चों की रक्षा के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। लेकिन ब्रॉन्सन गुस्से में कहता है, मैं इसे मारे बिना नहीं जाऊंगा। सैटो समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने एक मादा को मार दिया। सैटो कहता है, अगर तुमने उसे मार दिया तो बाकी जीव और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वो सैटो को अपने साथ ले जाता है और कहता है, मेरे पास एक चीज है जो काम आ सकती है। वो उसे वो बम दिखाता है जो उसे प्लेन में मिला था और कहता है, हमें इसे राक्षस के ठिकाने तक ले जाना होगा। दोनों मिलकर मुश्किल से उस बम को लेकर वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बम का ट्रिगर मुड़ चुका है। ब्रॉन्सन उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर सैटो डरकर कहता है, यह किसी भी वक्त फट सकता है।
हमें यहां से निकलना होगा। ब्रॉन्सन उसे देखकर कुछ समझाता है। ब्रॉन्सन कहता है, प्लेन में एक इमरजेंसी हैमर है। अचानक गुफा में से मादा राक्षस की डरावनी आवाज आती है। दोनों डर जाते हैं और तुरंत बाहर निकल जाते हैं। ब्रॉन्सन एक फ्लेयर जलाता है ताकि अंधेरे में कुछ दिख सके। साइतो पहरे पर खड़ा रहता है जबकि ब्रॉन्सन हैमर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैमर बुरी तरह फंसा हुआ था। अभी अचानक एक भयंकर राक्षस साइतो के सामने आ जाता है और साइतो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अचानक वहां एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। राक्षस पूरी ताकत से हमला करता है। साइतो बहुत संभल कर लड़ रहा था। आखिरकार ब्रॉन्सन हैमर निकालने में सफल हो जाता है। ब्रॉन्सन को मौका मिलता है और वो हैमर से लगातार वार करने लगता है। दोनों मिलकर उस राक्षस से जबरदस्त लड़ाई करते हैं। काफी देर तक वो उसे काबू में भी रख लेते हैं। लेकिन तभी आसमान की तरफ देखते हैं, फ्लेयर की लौ बुझने लगती है। अंधेरा बढ़ रहा था और जब उन्होंने फिर देखा, राक्षस वहां से गायब हो चुका था। वे तुरंत वापस गुफा की ओर दौड़ते हैं ताकि बम को फाइनल रूप से ठीक कर सकें। साइतो फिर से पहरे पर खड़ा हो जाता है जबकि ब्रॉन्सन बम को ठीक करने की कोशिश में जुट जाता है। लेकिन तभी राक्षस फिर से वापस आ जाता है। पीछे से अचानक साइतो ने तुरंत जवाबी वार किया। उसने छाती में चाकू घोंप दिया। फिर वो उसका सिर काटने ही वाला था कि राक्षस ने उसे जोर से दीवार पर दे मारा। अब राक्षस ने ब्रॉन्सन पर हमला किया। ब्रॉन्सन बुरी तरह घायल हो गया। साइतो अपनी गन उठाता है और सीधे राक्षस की आंख पर गोली चला देता है। गोली लगते ही राक्षस ब्रॉन्सन को छोड़ देता है। साइतो दोबारा फायर करता है लेकिन इस बार चूक जाता है। फिर वो अपना निशाना बदलता है और राक्षस के अंडे पर गोली चलाता है। धड़ाम! अंडा फट जाता है। एक छोटा बच्चा जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर मादा राक्षस पागल हो जाती। साइतो अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ा, लेकिन ब्रॉन्सन बुरी तरह घायल था। ब्रॉन्सन ने अपनी सारी चीजें साइतो को दे दीं और कहा, यहां से तुरंत निकल जाओ। साइतो समझ गया, अब ब्रॉन्सन अपनी जान कुर्बान करने वाला है। साइतो की आंखों में आंसू थे। उधर मादा राक्षस भी अपने बच्चे को गोद में लिए धीरे धीरे बाहर आ रही थी। ब्रॉन्सन ने आखिरी बार अपने दोस्त की तरफ देखा और बम को एक्टिव कर दिया। वो गिनती शुरू करता है, 3, 2, 1। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बम नहीं फटा। फिर अचानक उसे साइतो का तरीका याद आया। वो उसी तरह से बम को दोबारा एक्टिव करता है और फिर धड़ाम! एक जबरदस्त धमाका हुआ। सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। दूर खड़ा साइतो सब कुछ देख रहा था। अपने दोस्त की मौत देखकर उसका दिल टूट गया। भी अचानक उसी भयानक चीख की आवाज आई। साइतो का दिल दहल गया। मतलब वो राक्षस अभी जिंदा था। वो झाड़ियों से होकर भागने लगा और पीछे पीछे वो मादा राक्षस उसका पीछा करने लगी। साइतो जंगल पार करके किनारे तक पहुंचा। वहां जाकर वो घुटनों पर बैठ गया, लेकिन तभी उसे याद आया ब्रॉन्सन की कुर्बानी। उसने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में कहा, अब ये खेल खत्म होगा। वो राक्षस किनारे तक पहुंची। वो पूरी ताकत से उस पर झपटी, लेकिन ये एक जाल था। साइतो रेत के नीचे से निकला। चेहरे पर गुस्सा और बदले की आग थी। साइतो ने आखिरकार उस राक्षस का सामना किया। उसने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन राक्षस ने भी उसे बुरी तरह घायल कर दिया। पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो लड़खड़ाते हुए उठा और चिल्लाया, मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है, अब आओ। गुस्से में पागल वो मादा राक्षस उस पर झपटी, पर इस बार साइतो तैयार था। उसने एक ही वार में उसका पेट चीर दिया। वो राक्षस दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। साइतो धीरे धीरे उसके पास गया, तलवार निकाली और उसे खत्म करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन वो रुका। मारने के बजाय उसने तलवार को जमीन में गाड़ दिया, मानो अब बदला पूरा हो गया हो। फिर वो कुछ कदम पीछे हटा, फ्लेयर गन उठाई और तभी जंगल से फिर आवाज आई, कुछ और आने वाला था। साइतो मुड़ा और समुंदर की तरफ बढ़ने लगा। साइतो ने फ्लेयर गन जलाने की कोशिश की, लेकिन वो खराब हो चुकी थी। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। थका हारा, जख्मी और टूटा हुआ, वो रेत पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद वो एक अमेरिकन जहाज पर जागा। सामने एक ऑफिसर बैठा था
जो उससे पूछताछ कर रहा था। साथ में एक जापानी ट्रांसलेटर भी था जो साइतो की भाषा समझ सकता था। ऑफिसर ने पूछा, क्या ब्रॉन्सन ने तुम्हारी मदद की थी? साइतो चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर ऑफिसर ने ट्रांसलेटर से कहा, इससे पूछो, इसका गुनाह क्या है? साइतो ने धीमे से कहा, मैंने अपने ही कमांडर को मार दिया क्योंकि वो बेवजह मेरे साथियों को मौत की ओर धकेल रहा था। ऑफिसर ने दोबारा ब्रॉन्सन की बात छेड़ी और साइतो की आंखों में वो सारी यादें ताजा हो गईं। वो पल जो उन्होंने साथ गुजारे थे, कठिनाइयों में एक दूसरे का सहारा बनकर। उनका रिश्ता दो दुश्मन देशों के सैनिकों का था, लेकिन उस द्वीप पर वो सच्चे दोस्त बन गए थे। फिर ऑफिसर ने पूछा, क्या वहां कोई और जिंदा है? साइतो ने धीरे से कहा, नहीं, अब कोई नहीं बचा। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। जहाज किनारे से दूर जा रहा था और तभी उन्होंने देखा द्वीप पर अब भी कई और जीव क्रीचर्स मौजूद थे। ऐसे जीव जिन्हें पूरी तरह नष्ट करना लगभग नामुमकिन था क्योंकि वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है, एक सन्नाटे और डर के एहसास के साथ।